प्यारे बच्चे, अड्डा 24/7 स्कूल पर एक बार आपका फिर तहे दिल से स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। बच्चे, आप लोगों का एक सवाल लगातार मेरे सामने आता रहा है कि मैम कोविड में टाइम बहुत बर्बाद हुआ है, तैयारी कैसे की जाए। बच्चे, अब समय बहुत कम रह गया है, पेपर आपके पास आ गए हैं। इसी चीज का ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए 3 मंथ स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, मेरे साथ स्ट्रेटजी को समझना है कि आप वो कौन सा तरीका अपनाएं कि आने वाले इन 3 महीनों में पूरे सिलेबस को आप तैयार कर लो और अपनी तैयारी को परफेक्ट बना लो। बच्चे, कोई भी शॉर्टकट तो नहीं होता, पर फिर भी कोविड के हालात में चीजें जो खराब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए एक आखिरी कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिससे बिना किसी शॉर्टकट के आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी। अगर आपके पास समय है तो कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी स्ट्रेटजी का ध्यान में रखते हुए सिलेबस का जितना पार्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिएगा। पर फिर भी बच्चे, आपके लिए एक स्मार्ट वर्क मैंने तैयार किया है, उस स्मार्ट वर्क को आप कीजिएगा। हार्ड वर्क को थोड़े दिन के लिए साइड में रखिएगा, एक बार स्मार्ट वर्क की तरफ जाकर देखिएगा और देखिए कितना फ़ायदा होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम 2022 लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 95 से ऊपर के मार्क्स ला सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाली हूँ, आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी और आप अब पढ़ना दिवाली के बाद शुरू करने वाले हो या फिर 1 नवंबर से शुरू करने वाले हो, तो प्यारे बच्चे ये स्ट्रेटजी यस आपके लिए ही है। सब चीज़ों को साइड में रख के एक बार फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा और आखिरी की इन 3 महीने की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाली हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि अगर आपने उसको स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो 95% प्लस मार्क्स आप आसानी से पा सकते हो। चलिए बच्चे, बिना समय को नष्ट किए हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये आप लोग हो, देख रहे हो, ये आपकी हालत हो रखी है जिसमें आप अपने सवालों से जूझ रहे हो और आंसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही तो आपकी हालत हो गई, क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, बस ऐसे ही कर रहे हो आप लोग। तो ये हो आप, और आपके सामने रह गए हैं कुछ महीने, एक है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। गाइस, फरवरी से हमारे एग्जाम का पड़ाव शुरू हो जाता है। एग्जाम के पड़ाव का मतलब आपके प्रैक्टिकल्स, आपकी फाइल वर्क, आपका असेसमेंट, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट है या फिर एक्सटर्नल असेसमेंट है, एंड आपके बोर्ड एग्जाम। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 3 महीने की स्ट्रेटजी बनाई है। प्यारे बच्चे, आपने इन 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। क्लियर? तो ये जितने भी आपके सवाल आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, उन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। बस आपने क्या करना है, हर स्टेप पर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मंथली, आप बस उन्हें फॉलो करना और फिर मुझे बताना कि बस काम बना कि नहीं बना, है ना। चलो गाइस, ये देखो, अब ध्यान से देख पा रहे हो इसको, मैंने क्या किया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 4 महीनों में डिवीजन कर दिया है, पार्टिसिपेट कर दिया है आपके वर्क को। हमारा जो आने वाला महीना है यानी नवंबर, 1 नवंबर, इसमें और आप कोई सा भी नवंबर, जैसे अभी दिवाली आ जाएगी आपकी, दिवाली में लगभग आपके 4, 5, 6, 7 दिन खराब होने वाले हैं, है ना। तो हम एक हफ्ते को साइड में रखेंगे। नवंबर का 1 महीना, दिसंबर का 1 महीना, जनवरी का 1 महीना एंड गाइस फेब का 1 महीना, है ना। तो फेब के महीने में तो हमारे एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मुश्किल से आपको 1 हफ्ता मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट? सही बोल रही हूँ ना मैं? तो बस चलो शुरू करते हैं एक एक करके। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए ये प्लान किया है कि अगर आप लोग नवंबर में, है ना, दिवाली के बाद नवंबर में अगर कंटेंट को पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ कंटेंट को पढ़ो। अब कंटेंट आपको कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो पूरे साल में आपने कुछ तो नोट्स बनाए होंगे। मान लो कि आपने नोट्स बनाए ही नहीं है,
तो आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करके या फिर किसी भी तरीके से प्रीवियस ईयर निकाल के, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर आपने शॉप से खरीदे हैं, उन शॉप से प्रीवियस ईयर को निकाल करके कम से कम उन क्वेश्चन के हर पॉइंट को स्ट्रेटजी बेस पर क्लियर करना है। नोट्स आपके पास बने हैं तो नोट्स का कंटेंट आपको पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कंटेंट पर फोकस करना है। फिर आप बुक से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, महीने में 30 दिन होते हैं बच्चे। अगर आप एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो तो पूरे महीने के आप 30 चैप्टर कंप्लीट करते हो, राइट। और हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा अगर चैप्टर होते हैं तो 9 से 16 चैप्टर होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। मतलब ये हुआ कि अगर आप हर रोज हर चैप्टर का, हर बुक का एक एक चैप्टर भी लेकर चल रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप कंसेप्ट को एक महीने में प्रॉपरली क्लियर कर सकते हो, अगर आप अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से खुद को साइड में कर लो। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपकी सोशल मीडिया, आपका फ्रेंड सर्किल, थोड़े दिनों से उनसे थोड़ा खुद को आइसोलेट कर लो। जैसे आप खुद को आइसोलेट करोगे आपको खुद फील होगा कि एक दिन में कितना बड़ा एक दिन होता है, कितना सारा टाइम होता है। आप सिर्फ नवंबर में अपने कंटेंट को पढ़ो, क्लियर। जैसे ही आपका नवंबर खत्म होगा आप दिसंबर में कंटेंट के साथ प्रैक्टिस पेपर लगाओगे। क्या करोगे, दिसंबर में आप कंटेंट के साथ प्रैक्टिस पेपर लगाओगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपने, मैं जैसे केमिस्ट्री की एजुकेटर हूँ तो मैं आपसे केमिस्ट्री की बात करूँगी। मान लो कि आपने सॉलिड पढ़ा, ठीक है। अगर किसी दिन आपने सॉलिड पढ़ा तो गाइज आपने क्या करना है, सॉलिड का आपको थ्योरी और प्लस प्रॉब्लम दोनों लगा कर देखनी है, ठीक। कैसे, उसके दो तरीके हैं, या तो आप एनसीईआरटी की बुक के लगा लो या फिर प्रीवियस ईयर उठाओ और प्रीवियस ईयर में देखते जाओ कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन सॉलिड के आए हुए हैं। तो हर पेपर में मुश्किल से 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। 1 या 2 से ज़्यादा नहीं आता है, वैसे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन आपके आ गए सब टाइटल के बेस पर ABC करके, है ना। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर उठाओगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सिलेक्ट करते जाओगे, उन्हें सॉल्व करते जाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें कहीं एक्स्ट्रा कॉपी पर, फेयर कॉपी पर नोट कर सकते हो, जैसे कि लास्ट डे एग्जाम के टाइम पर आप उसे रिवाइज कर लो। साथ में प्रैक्टिस पेपर जब भी आप सॉल्व करोगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने खुद सीखी थी अपने एजुकेशन के टाइम पर, कि बच्चे कोई भी जब क्वेश्चन आता है ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका रिपीट हो रहा है तो किस किस ईयर में वो रिपीट हुआ है, वो ईयर आप उस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना। इससे आपको उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा कि वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, क्लियर। ये तरीका रहेगा आपका दिसंबर में पूरे सिलेबस को करने का, कि आपने कंटेंट को पढ़ना है प्लस साथ में कंटेंट बेस पर आपके हर टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते जाना है। मान लो आपने एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा और उसके 3 प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनमें न्यूमेरिकल थे, तो उन 3 टॉपिक के आप कम से कम 5-5, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, एक तरफ से थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लेते हो, तो आप आने वाले महीने के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। नेक्स्ट है हमारा जनवरी। जनवरी बहुत ठंड का महीना होता है, मुझे तो बेस्ट महीना होता है। रजाई पकड़ो, अच्छे से बैठो। वैसे आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हीटर लगाओ, टेबल चेयर पकड़ो, लंबी पढ़ाई होती है। बट अगर आप ठंड में इसके लिए रेडी नहीं हो तो गाइज रूम को आइसोलेट करो, ब्लैंकेट लो, बैठो और बस क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। तो जनवरी में मैंने आपके लिए प्लान किया है प्यारे बच्चे, देख पा रहे होगे आप लोग, प्रैक्टिस ओनली। क्या किया है, प्रैक्टिस ओनली। मतलब ये है कि जनवरी में आपने कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप पढ़ोगे उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। मतलब अब आप कंटेंट पर हाथ नहीं लगाओगे, आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है और प्रीवियस ईयर को लगाना शुरू कर देना है। कितनी बार लगा सकते हो वो आपकी इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रीवियस ईयर लगा रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो सकता है कि आपने नवंबर दिसंबर में इतने अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं कि जब आप जनवरी में प्रैक्टिस पेपर लगाने जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आप खुद कर जा रहे हो, है ना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाल पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर पा रहे हो, क्लियर ना।
इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या था, नवंबर में आपने पूरा सिलेबस का कंटेंट मतलब थ्योरी को पढ़ना है, कंटेंट मतलब थ्योरी वाला पार्ट आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, आप थ्योरी करोगे और साथ में अपने न्यूमेरिकल पार्ट को भी करोगे। क्लियर, जो भी आपके थ्योरी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देख लोगे। दिसंबर में क्या करोगे कि चाहे आपका थ्योरी पार्ट है चाहे न्यूमेरिकल पार्ट है, सभी का प्रैक्टिस पेपर लगाओगे। क्या करोगे, सॉरी, प्रैक्टिस पेपर लगाओगे। और प्रैक्टिस पेपर कहाँ से, आप चाहो तो ऑनलाइन खरीद लो, आप चाहो तो नेट से निकाल लो, या फिर आपके टीचर जिनसे आप पढ़ते हो, या फिर मैं भी अगर आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको हर क्वेश्चन के ऊपर वो कितना इम्पोर्टेंट है उसका 1% जरूर बताती हूँ, है ना। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये 2010 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है, इस तरीके की बातें मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखती हूँ ना। तो आपने क्या करना है, अपने अगर आपने नोट्स बनाया तो उनमें से उन क्वेश्चंस को उठाना है और रिवाइज करना शुरू करना है। और गाइज, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी महीने में कम से कम 2 या 3 बार होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ ये हर एग्जाम के लिए फॉलो करती है कि आप जो भी पढ़ोगे उसे 2-3 बार तो रिवाइज करोगे। समझ पा रहे हो। फैब की बात कर लेते हैं। फैब में अपन क्या करने वाले हैं गाइस, फैब में हम रेडी टू एग्जाम हो जाएंगे। क्यों, आपने नवंबर में कंटेंट को पढ़ लिया और इस कंटेंट को आपने दिसंबर में रिवाइज कर लिया, है ना, और साथ में प्रैक्टिस पेपर लगाया। जो प्रैक्टिस पेपर आपने लगाया उसका रिवीजन आप लोगों ने कब कर लिया, जनवरी में कर लिया, है ना। तो मतलब क्या हुआ, आपका कंटेंट भी रिवाइज हो गया और साथ में आपका प्रैक्टिस पेपर के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो भी रिवाइज हो गए। मतलब 3 महीने में आपने ये सारा काम कर लिया। अब रह गया जनवरी, फरवरी, एंड फरवरी में क्या है गाइज, आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी होती है, आपको अपने असेसमेंट्स करने होते हैं, कुछ कॉलेज के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कैरिकुलर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर, लैब एंड ऑल। ये सभी चीज़ें आपको इतना बिजी कर देती हैं कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हो, है ना। तो फरवरी हम लोग उसी पार्ट के लिए छोड़ रहे हैं कि आपने फैब में क्या करना है, रेडी टू एग्जाम होना है, कि बस प्रैक्टिकल आ रहा है तो आप प्रैक्टिकल देने पहुंच जाओ अच्छे से, और अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम देने पहुंच जाओ। क्लियर। तो ये था हमारा इसका एक सिंपल सा तरीका। अब सुनो कि व्हाट आर अ सब्जेक्ट टू प्रिपेयर। अब हमारे वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि अपन को प्रिपेयर करने हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, ये है हमारा क्लास 12th साइंस साइड के बच्चों के लिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, यही होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, आप देख लेना अपनी मर्जी से। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं जो कि हमको तैयार करने हैं। मतलब आप किसी भी अगर कैटेगरी से हो, साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, बट बच्चे हमको 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। साइंस साइड वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी पढ़ेंगे। जबकि अगर आर्ट साइड की बात करें तो गाइज आर्ट साइड वालों का क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी रिप्लेस हो जाएगी, है ना। लैंग्वेज हमारी एक कॉमन रहती है। आप आर्ट साइड वाले बच्चे लैंग्वेज में अपना संस्कृत ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज, बंगला, तमिल एंड ऑल, राइट। जबकि सब्जेक्ट की बात करें तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का आपका सिलेक्शन होता है, पेयर होता है। तो पेयरिंग के हिसाब से आप लोग लेते हो, आप अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो, जितने भी आउट साइड वाले बच्चे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ मच यू नीड टू स्कोर। आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं और इसे स्कोर करने के लिए आपकी तैयारी कैसे होनी है। गाइज चलो एक तरफ से मैं उठाती हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट से आपको ये चीज़ बताना शुरू करूँगी। जैसे बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ना, और 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो कोशिश करो कि अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से इतने अच्छे आपके रिश्ते हों कि आप जो भी अपने प्रैक्टिकल में चीज़ें कर रहे हो उसमें कोई भी इंटरनल मार्क्स आपके बिहेवियर की वजह से ना कटे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंटरनल में बिहेवियर मार्क्स भी काटे जाते हैं जो कि आपके कॉलेज की तरफ से जाते हैं।
उसका काम तो आपका है ना। इतना तो आप कर सकते हो कि अपने टीचर को अच्छा रिस्पेक्ट दे सकते हो, उनकी बात मान सकते हो, जो भी वो काम आपको करने को देते हैं आप शिद्दत से उनको करके दे सकते हो, है ना। एक टीचर को बस इतना ही चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहते वो। प्यारे बच्चे, प्रैक्टिकल की अगर बात करूं तो आपकी एक पोर्शन होता है कॉपी का। जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होती है उसके मार्क्स होते हैं 10 नंबर। जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसके मार्क्स होते हैं 10 नंबर, प्लस साथ में आपकी एक फाइल होती है ना, जो कि आपकी क्या कहलाती है, एक्टिविटी फाइल होती है। उसके रिमेनिंग मार्क्स होते हैं 10, और साथ में आपका वाइवा होता है, उसके मार्क्स होते हैं 10। तो ये आपके हो गए 4 पोर्शन। तो ये जो 10 मार्क्स है आपके कॉपी के, वो तो भाई आप खुद ही कर सकते हो, है ना। सजा सजा के रंग बिरंगी सी प्यारी सी कॉपी बना लेना। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, टाइट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने क्या करना है, टाइट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, या फिर आप मोहर सॉल्ट का। ये 2 टाइट्रेशन ऐसे हैं जो कि लगातार आपसे 12th के बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो आंखें बंद करके टाइट्रेशन का पार्ट अपना करके रखना, है ना। पिंक कलर कैसे आएगा ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टाइट्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो लेक्चर के नीचे, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए टाइट्रेशन की पूरी एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट एक्टिविटी फाइल का। गाइस, आपकी एक्टिविटीज में कुछ आपको एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं। एक पीएच लेवल पर है, एक सॉल्ट्स पर है, एक सैंड्स पर है, बहुत सारे आपके अलग अलग डाइस पर है। तो जो आपके 10 एक्सपेरिमेंट हैं उसमें आपके हिसाब से, मतलब आपके टीचर ने आपको जो भी एक्सपेरिमेंट दिया हो उसकी फाइल अच्छी से आप लोग बना देना। कोशिश करना कि उसमें आप डेली लाइफ को रिलेट करके डेटा को प्रेजेंट करो, जिससे कि ये 10 नंबर भी आपके फिक्स हो जाए। मतलब ये हुआ 20 नंबर तो आपने प्रैक्टिकल के ले लिए। अब ये बात आती है, सॉरी 30 नंबर था ना, हाँ, अब ये 10 नंबर रह जाते हैं वाइवा के। प्यारे बच्चे, वाइवा के मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना अच्छा आपने आंसर किया, राइट। तो वो आप देखो कि आपने कितनी नॉलेज गेन की है, ये उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है इन 30 नंबर की। अब बात कर लेते हैं 70 नंबर की। 70 नंबर में हमारे 5-6 तो एमसीक्यूज आ जाते हैं, और एमसीक्यूज मैंने इतने सारे आपको करा दिए हैं। हर चैप्टर के लगभग 50 एमसीक्यूज मैंने कराए हैं। आपने क्या करना है, उन एमसीक्यूज को रिवाइज कर लेना है, उतना सफिशिएंट है। थ्योरेटिकल की बात करें, लघुत्तरीय या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो आप चाहो तो आपके टीचर ने जो इम्पोर्टेंट लगाए हैं उससे कर लो, या फिर आप प्रीवियस ईयर को उठा के कर लो। गाइस, प्रीवियस ईयर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से फिजिक्स में क्या होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल, है ना। तो 30 नंबर का आपने जैसे केमिस्ट्री में तैयारी की है, बिल्कुल फिजिक्स में भी वैसा का वैसा करना है। क्लियर। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। गाइस, लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपकी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्रामर, वाक्यांश, पदांश, इन सभी पर आपको पकड़ बनानी है, और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, क्योंकि हमारा हिंदी अच्छे मार्क्स स्कोर कराता है। आप चाहो तो इसमें 80 से 85% मार्क्स आसानी से ग्रहण कर सकते हो, और अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो 90 से 95 मार्क्स भी आ जाएंगे। फिजिक्स की बात करें तो मैं अपने अगर भाई की बात करूं, मेरा भाई जब 12th में था तो उसके 98 मार्क्स थे 100 में से। तो फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें गाइस आप लोग प्रॉपरली तैयारी करके सही न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के सही डेरिवेशन से 100% मार्क्स भी पा सकते हो। तो अगर आप 90 से 95% के बीच के भी मार्क्स ले आओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। गाइज, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर 95 से 98 के बीच के मार्क्स लेकर आओ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इफिशियंसी दिखानी होती है, कितना सही डेरिवेशन आपने किया है, कितना सही न्यूमेरिकल का आंसर निकाला है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री में 30 नंबर तो हमारा लैब वर्क ही करा देता है। मतलब अगर आपने लैब में ठीक से काम किया है तो 30 नंबर कोई भी एग्जामिनर आपके नहीं काटता, वो आपको देकर ही जाता है। आपके टीचर खुद आपको आपका पूरा साल का बिहेव बताते हैं कि कैसे इस बच्चे ने मेहनत से काम किया है। 30 नंबर तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। बात करें इन केमिस्ट्री की तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर आपके इसके 2 पार्ट में भी बहुत अच्छी पकड़ हो गई
तो भी आप आसानी से 90 से 95 98 तक मार्क्स ले आओगे। समझ पा रहे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे मार्क्स ग्रहण कर लो। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो गाइज मैथमेटिक्स एज यूजुअल, फिर से अपने भाई का एग्जांपल दूंगी, 100% मार्क्स लाया था वो अपने टाइम पे, यूपी बोर्ड से पढ़ा था वो, और उसके मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि मैथ आपका जितना सही आप निकालोगे उतना सही हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में मेरे 96 मार्क्स थे अपने टाइम पे। क्यों? केमिस्ट्री में आप जितनी सही ऑर्गेनिक के रिएक्शन लिख रहे हो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, मार्क्स कटते हैं थ्योरी में, तो इनऑर्गेनिक में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे। फिजिकल ऑर्गेनिक दो ऐसे पार्ट हैं जो आपको 100% मार्क्स दिलाता है। समझ पा रहे हो आप? और साथ में प्रैक्टिकल, ये आपके हाथ में है कि इतने अच्छा आप अपने बिहेव को, अपने काम को एग्जामिनर के सामने रख पाते हो। बायोलॉजी की बात करें तो गाइस बायोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सीरियसली उसमें आपको क्रैम भी करनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर आप इसमें 90 से 95% के बीच मार्क्स ले आते हो तो गाइस आपका काम बन जाता है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 90 से 95 नहीं तो 90 से 92% आप मार्क्स ले आओ, ज़्यादा नहीं। और गाइस इंग्लिश में ईडियम, फ्रेजेस, वोकैब्स, आपकी पोइट्री पार्ट, इन सभी पर आपकी बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए कि आपके राइमिंग्स कौन कौन से आ रहे हैं, आपकी ईडियम्स के सेंटेंसेस कितने कैसे फ्रेम हो रहे हैं, प्लस साथ में जो आपको स्ट्रेंचार्स दिए जा रहे हैं उसके आंसर आप कितना परफेक्टली सर्च कर पा रहे हो। तो अगर आपने इतना काम कर लिया है तो इंग्लिश आसानी से निकल जाएगी। बात करें ग्रामर की तो ग्रामर में रटना तो नहीं होता। बचपन से हमने भी ये सीखा था कि हम चीज़ें रट रहे होते थे, बट एक्चुअली बच्चे इस टाइम यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है। रुबैका मैम पढ़ा रही हैं बायोलॉजी, इंग्लिश, ग्रामर, उनसे पढ़िए, ट्रिक्स को समझिए कि क्या एक्चुअली लॉजिक है, क्यों हम लोग अपना इंग्लिश में ग्रामर में शी के साथ हर यूज़ कर रहे हैं, आई के साथ हिज यूज़ कर रहे हैं। सभी चीज़ें मैम से पूछिए, आर्टिकल पर अपना पकड़ बनाइए और तैयारी को परफेक्ट बनाइए। कुल मिलाकर क्या है, 90 to 95% मार्क्स का आपको एक एवरेज रखना ही रखना है। अब बात कर लेते हैं, यस गाइज, ये हम लोगों ने बात कर ली है, टिप्स टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। कौन कौन से वो टिप्स हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करा लें। तो बच्चे, पहला है हमारा हेल्थ, दूसरा है डाइट एंड स्लीप। आपको अपनी हेल्थ का एग्जामिनेशन टाइम पर बहुत ध्यान रखना है। आप क्या खा रहे हो, कितने घंटे की नींद ले रहे हो, आपकी नींद 7 से 8 आवर की होनी ही चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड है नो अबाउट पर्टिकुलर सिलेबस। जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस भाई आ क्या रहा है ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, बच्चों को अक्सर यही नहीं पता होता कि हमारे पेपर में सिलेबस आ क्या रहा है ना, तो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ पेपर पैटर्न, जैसे कि आपका टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, तो आपको पेपर पैटर्न का बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कितना आप रट लोगे, एक लिमिट तक रट सकते हो, इसलिए कंसेप्ट पे आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, बार बार ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाओगे गाइस 95 to 98% आप मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से 95 से 98% मार्क्स ले आओगे आसानी से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लोगे, क्योंकि 75% पेपर तो हमारा इसी से आ जाता है और बाकी रिमेनिंग आप लोग ऑलरेडी नॉलेज रखते हो। तीसरा है रिवीजन नंबर ऑफ टाइम। जो भी आप पढ़ोगे, चाहे वो एक टॉपिक पढ़ो चाहे 2, उसे बार बार रिवाइज करो। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस विद इन 3 months। कैसे आप 3 महीने में कंप्लीट करोगे, अपने सिलेबस को डिवाइड करोगे, पहली चीज। दूसरा, मेक योर टाइम टेबल अर्ली मॉर्निंग फॉर अ डे। आपको पूरे दिन का टाइम टेबल सुबह उठते उठते बना लेना है या फिर एक रात पहले बना के रखना है। रिवाइज एवरीथिंग बिफोर गो टू स्लीप। जो भी आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है उसे सोने से पहले एक बार रिवाइज करना है, दैट यू स्टडी इन अ डे, जो कि आपने एक दिन में पढ़ा है। मेक अ शॉर्ट नोट्स। अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो तो उसके छोटे छोटे नोट्स बना के रख लो, जिसे कि आप पूरे दिन हाथ में लेकर रिवाइज कर सको। टेस्ट योर सेल्फ एंड द वीक। और वीक में, हफ्ते के आखिरी में या फिर महीने के आखिरी में खुद को टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलो, विया सैम्पल पेपर, विया क्वेश्चन फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, सैम्पल पेपर को उठाओ और तैयारी को बेहतर बनाओ। बच्चे, आपने क्या फील किया कि क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन यही है कि 3 महीने की स्ट्रेटजी में हमें सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है।
पहला कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, नवंबर में कंसेप्ट बिल्ड करोगे, दिसंबर में आप प्रैक्टिस करोगे और जनवरी में आप पूरा रिवीजन करोगे। बस यही इसका एक तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। प्यारे बच्चे, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय ऑल। थैंक यू गाइज। मी एंड आवर टीम यानी अड्डा 24/7 स्कूल विश योर ब्राइट फ्यूचर अहेड, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।